writing on me. Okay. You don't think money can buy happiness, you don't know where to shop. You can get money and then go save the world. Money is not the most important thing in life, but it is reasonably close to oxygen. I'm talking about this. दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया में 83 ट्रिलियन डॉलर पैसा है, जिसमें 34.1 ट्रिलियन डॉलर वो है जो नजर आता है और 48.9 ट्रिलियन डॉलर वो है जो नजर नहीं आता, मतलब कि डिजिटल। ये वही पैसा है जिसे कमाने के लिए आप दिन रात एक कर देते हैं। ऑफिस में बॉस की डांट सुनते हैं तो घर में पेरेंट्स की, और पैसा आने के बाद कोई अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदता है तो कोई माँ के लिए साड़ी। आप भी खरीदते होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये पैसा आया कहाँ से? आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि जिसके पीछे भिखारी से लेकर बिलियनर्स तक हैं, हर कोई पागल है। वो पैसा बना कैसे और इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए जानते हैं। पत्थरों और सोना चांदी के सिक्कों से लेकर एक ऐसे पैसों के बनने की कहानी जो नजर ही नहीं आता। दोस्तों, पैसा भले ही बेजुबान हो, लेकिन आज दुनिया का हर इंसान सिर्फ इसी की जुबान समझता है। आप अपने आप को ही देख लो, भले ही इस पैसे को हम जैसे लोगों ने ही बनाया हो, लेकिन आज वही पैसा हमें बना रहा है। और वो डायलॉग नहीं सुना क्या आपने? पैसा इंसान को क्या से क्या नहीं बना देता, या फिर पैसा हो तो इंसान क्या से क्या नहीं बन जाता है। आसान शब्दों में कहें तो आज हम इसके गुलाम बन चुके हैं और यही हमें बनाने और बिगाड़ने का काम करता है, राइट? जबकि आज से 17,000 साल पहले तक तो पैसे का नामो निशान तक नहीं था। जी हाँ, सही सुना आपने। उस समय ना बड़ी बड़ी इमारतें थी और ना ही ऐसी शान और शौकत। लोग घने जंगलों के बीच छोटे छोटे कबीले बनाकर रहा करते थे। उनका एक ही मकसद था, शिकार करना और कैसे भी करके बस जिंदा रहना। वे सुबह होते ही शिकार की तलाश में दौड़ पड़ते, लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था जितना हमें सुनने में या फिर देखने में लग रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमें शिकार हर रोज मिले, लेकिन भूख तो हर रोज लगती है। और इसी भूख ने एक कबीले को दूसरे कबीले से सामान लेने देने के लिए मजबूर कर दिया। उस समय दो ही चीज ज्यादा जरूरी थी, एक तो जिंदा रहने के लिए शिकार और दूसरा खुद को जंगली जानवरों से बचाने के लिए हथियार। तो इन दोनों चीजों का लेन देन शुरू तो हो गया कि तुम हमें ताजा गोश्त दो, हम तुम्हें हथियार देंगे। ये समझौता इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आप एक या दो दिन ही छीन कर खा सकते हैं। ऐसे में यहाँ छोटे लेवल पर ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार की शुरुआत हो चुकी थी, जिसे हम बार्टर सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक चीजों के बदले चीजें ही ली जा रही थी। इस बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत 6000 BC के आसपास मेसोपोटामिया की जनजातियों ने की थी। मेसोपोटामिया साउथ वेस्ट के एक इलाके का नाम है, जहाँ पर आज का इराक है। यहीं पर ये जनजातियां रहती हैं। बार्टरिंग सिस्टम के बाद काफी कुछ बदलाव हुए। हर जनजाति आपस में ट्रेड करने लगी, लोग एक दूसरे पर डिपेंड हो गए। इस वजह से एक दूसरे से लड़ने वाली जनजातियां भी मिलकर रहने लगी और सरवाइव करने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, बार्टर सिस्टम की कमियां सामने आने लगी, क्योंकि समय के साथ लोगों की संख्या बढ़ने लगी थी। ऐसे में लोग केवल शिकार के भरोसे नहीं रह सकते थे, इसलिए जिंदा रहने के लिए नए नए साधन खोजने शुरू कर दिए और धीरे धीरे लोगों ने खेती करनी शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक दिक्कत और थी। दरअसल खेती बाड़ी शुरू होने से व्यापार का दायरा बढ़ गया था। ऐसे में ये याद रखना मुश्किल था कि किसको क्या चीज देनी है और किससे क्या चीज लेनी है। इसके लिए लोगों ने लेखा जोखा बनाना शुरू कर दिया और यहाँ से शुरुआत हुई अकाउंटिंग की। लेकिन परेशानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई थी। दरअसल व्यापार या लेन देन के लिए दोनों पार्टियों का सहमत होना बहुत जरूरी है, और जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि अभी तक चीजों का ही लेन देन हो रहा था। ऐसे में दिक्कत ये थी कि तुझे तो वो चीज चाहिए जो मेरे पास है, लेकिन मुझे वो चीज नहीं चाहिए जो तेरे पास है। ऐसे में ट्रेड नहीं हो पा रहा था, यानी बार्टरिंग सिस्टम को अब कंटिन्यू करना मुश्किल था। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी जरूरत सबको हो। तो ऐसे शुरुआत हुई पैसे की। इससे पहले कि आप कोई ख्याली पुलाव बनाए, मैं आपको बता दूं कि ये वो पैसा नहीं था जो आप सोच रहे हैं। दरअसल हम यहाँ कमोडिटी मनी की बात कर रहे हैं, यानी हमने हर वो चीज पैसा बना ली जो नायाब थी, जिसके जरिए आसानी से ट्रेड किया जा सकता था और जिसे हर कोई लेने के लिए राजी भी था, जैसे शराब, गाय, भैंस, घोड़े, जानवरों की खाल, तंबाकू, पत्थर, हथियार और यहाँ तक कि गुलाम भी, यानी इंसान, जिन्हें पैसे की तरह यूज किया जाता था। कमोडिटी मनी से ट्रेड करना तो आसान हो गया था, लेकिन इसकी भी एक दिक्कत थी। दरअसल लोगों के पास जो नायाब चीजें होती थी, उन्हें उसकी सही कीमत नहीं पता होती थी। इसलिए लोग छोटी सी चीज के बदले ऐसी चीज देने पर मजबूर थे जो बेहद कीमती हो सकती थी और जिसके जरिए वो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते थे। इसके अलावा कुछ कमोडिटी मनी ऐसी भी थी जो वक्त के साथ खराब हो जाती थी या किसी काम की नहीं रहती थी, जैसे जानवर या शराब। अब हमें ऐसी चीज चाहिए थी जिसकी कोई कीमत हो, जिसका यूज लंबे समय तक किया जा सके। और ऐसे में 600 BC यानी आज से 2600 साल पहले शुरुआत होती है मेटेलिक मनी की। सोने और चांदी को मिलाकर ऐसे सिक्के बनाए जिन पर नक्काशी की गई हो। किसी पर शेर छपा था तो किसी पर बैल, और ऐसे बना दुनिया का पहला सिक्का, ब्लिडियन लायन। शुरुआत में सिक्कों का चलन एंशिएंट ग्रीस से हुआ था। लोगों को दिन रात की मेहनत के बाद 2 ही सिक्के मिल पाते थे जिनमें उनका 2 वक्त का खाना भी नहीं आ पाता था।
हालांकि ये भी कहा जाता है कि सिक्कों की शुरुआत 1000 BC में ही हो चुकी थी। चाइनीज पीतल और तांबे के सिक्के बनाया करते थे, लेकिन वो सिक्के लीडियन लायन की तरह पॉपुलर नहीं हो पाए। लीडियन लायन के बाद तो मानो सिक्कों की बारिश होने लगी थी। हर देश के राजाओं ने अपने नाम के सिक्के बनवाने शुरू कर दिए। इससे ट्रेड करना भी आसान हो गया था, क्योंकि सिक्के हर जगह चलते थे और इन्हें हर किसी को जरूरत भी थी। लेकिन फिर धीरे धीरे इसकी खामियां भी सामने आने लगी। दरअसल उस समय ओवरसीज ट्रेडिंग जोरों पर थी। समुद्रों से माल इधर से उधर भेजा जाता था, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ये सारा ट्रेड सिक्कों के जरिए ही किया जाता था। जितने ज्यादा सिक्के उतनी ज्यादा मुसीबत, क्योंकि जितने ज्यादा सिक्के होते थे उतनी ज्यादा जगह घेरते, उन्हें गिनना भी उतना ही मुश्किल होता। वहीं उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुँचाने में कई दिन लगते थे, इसलिए उनका चोरी होने का खतरा भी उतना ही था। अब हमें ऐसी चीज चाहिए थी जिन्हें आसानी से शिफ्ट किया जा सके, स्टोर किया जा सके और आसानी से काउंट भी किया जा सके। और फिर शुरुआत होती है पेपर मनी की। 12वीं सदी में मंगोल चाइना के बादशाह और चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने दुनिया की पहली पेपर मनी लॉन्च की। लेकिन वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि तरक्की तो हर किसी को चाहिए, लेकिन बदलना कोई नहीं चाहता। यही खेला पेपर मनी के साथ भी हुआ, लेकिन कहीं न कहीं वो अपनी जगह सही भी थे। कुबलाई खान कीमती और चमकदार हीरे मोतियों के बदले उन्हें कागज का टुकड़ा पकड़ा देता है। आज आपको इस कागज की कीमत पता है, लेकिन उस समय उन्हें नहीं पता थी। लोगों को लग रहा था कि उनके साथ धोखा हो रहा है, इसलिए लोग पेपर मनी को लेने से मना कर देते थे। लेकिन कुबलाई खान बादशाह थे और बादशाह के हुक्म को ना माने तो हश्र तो आप जानते ही होंगे। जो पेपर मनी लेने से मना करता उसे मौत की नींद सुला दिया जाता। अब भले ही ये पेपर मनी थी, लेकिन इसे IOU भी कह सकते हैं, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। मतलब ये कि कागज ले जाओ और जब चाहो इसे वापस देकर अपने सिक्के ले जाना। लेकिन यहाँ लोगों को एक आइडिया आया कि इस कागज को बदलवाना ही क्यों है, क्यों ना हम इसी के जरिए ट्रेड करें। और धीरे धीरे ये आइडिया चाइना से बाहर दूसरे देशों में भी फैलता चला गया और यहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड ने रफ्तार पकड़ ली। इसी वजह से हर किसी के पास IOU यानी कि पेपर मनी पहुँच गई। यहाँ से नई ताकत की शुरुआत हो जाती है और वो थी बैंक। वह लोगों को सोने के सिक्के के बदले लोन के रूप में IOU देने लगे और IOU ऐसी चीज थी कि जो वह कितनी भी छाप सकते थे। इस वजह से लोगों के पास पेपर मनी बहुत ज्यादा हो गई। फिर एक चीज ऐसी सामने आई जिसने लोगों की नाक में दम कर दिया था, वो थी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। जो एक IOU की थी वो चीज 10 IOU की हो गई थी। बैंकों के पास इतने सोने के सिक्के नहीं थे जितने उनके पास पेपर मनी हो गए थे। और जब उन्हें इस बात का पता चला कि उनके IOU की कीमत अब कम हो गई है, तो वो अपने सोने के सिक्के लेने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन बैंकों के पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। लोगों का बैंकों से भरोसा उठता चला गया। लोग सोने के सिक्के घरों में छिपा कर रखने लगे, जिससे पैसों का सर्कुलेशन भी कम हो गया। अच्छा, अब चलो पहले आप ये बताओ कि आप ये जानते हैं कि सरकार ही पेपर मनी छापती है? और जो ये मानता है तो क्या उसके दिमाग में ख्याल आता है कि सरकार एकदम से इतना पैसा क्यों नहीं छाप देती कि सब मालामाल हो जाए? शायद IOU के हालात जानने के बाद आज आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। पेपर मनी की इस खामी को ब्रिटेन ने भी समझा और साल 1816 में वह एक लॉ लेकर आया कि हम उतनी ही पेपर मनी प्रिंट करेंगे जितना हमारे पास गोल्ड होगा। इससे ना महंगाई होगी और लोन भी लिमिट में दिया जा सकेगा, यानी पेपर मनी को गोल्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक कर दिया गया। धीरे धीरे ये आइडिया सभी कंट्रीज में फैलता चला गया। फाइनली साल 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। किसी ने पेपर मनी को डॉलर का नाम दिया तो किसी ने रुपए का। वहीं साल 1933 में US के प्रेसिडेंट D. रूजवेल्ट ने डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन ही खत्म कर दिया। अब पेपर मनी ही सब कुछ थी और अब बैंकों के पास फिर से वो ताकत आ गई थी जिसका फायदा उठाना वो अच्छे से जानते थे। और वो ताकत थी नोट छापना। लेकिन ज्यादा पैसे होने की वजह से क्या होता है ये तो आप जान ही चुके हैं, इन्फ्लेशन। जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED को बनाया, जो इस बात का ध्यान रखता है कि देश में ना तो पैसा ज्यादा हो और ना ही कम। और अब ये IOU फिएट मनी बन चुकी थी। पेपर मनी को भले ही हम आसानी से कहीं भी लिखवा सकते थे, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगता था। इसलिए 1980 में शुरुआत हुई E-मनी यानी डिजिटल मनी की। लाखों की ट्रांजैक्शन कुछ ही मिनटों में होने लगी थी। ना चोरी होने का डर, ना गिनने की जरूरत और ना ही कुछ छापने की। बस कंप्यूटर पर कुछ नंबर टाइप किए जाएं और पैसा बन गया। लेकिन डिजिटल मनी की भी एक कमी है, हैकिंग। इसे हैक करना भले ही मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ऐसे में साल 2009 में सातोशी नकामोटो ने ऐसा पैसा लॉन्च किया जिसे हैक करना इम्पॉसिबल है, जिसे नाम दिया गया बिटकॉइन का। आज की डिजिटल दुनिया में हम उस पैसे को यूज कर रहे हैं जो दिखाई तक नहीं देता। इस पैसे ने न केवल हमें बदला, बल्कि यह पैसा खुद भी बदल चुका है। और ये थी दोस्तों पैसे की कहानी। आपको पैसे का ये सफर कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।